नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो किताब नहीं बल्कि एक इलाज है। एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को यह समझने में मदद की कि आखिर उनके साथ वो क्या हो रहा है जो वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। अक्सर हम कहते हैं ना, मन उदास है, घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ करने का मन नहीं करता। हम इसे बस स्ट्रेस या कमजोरी का नाम देकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है? क्या होगा अगर ये दर्द, ये थकान, ये गुस्सा, ये सब आपके शरीर में कैद है? आज की कहानी है डॉक्टर बेसिल वान डेर कोल्क की किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर की। ये किताब हमें बताती है कि ट्रॉमा यानी आघात, चाहे वो बचपन में हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हो या कोई दुखद घटना, वो सिर्फ यादों में नहीं रहता। वो हमारी मांसपेशियों में, हमारे दिल की धड़कन में, हमारी सांसों में छुपा रहता है। तो आज हम एक यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसे गांव की यात्रा जहां हर किरदार किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। और इस यात्रा में हम सीखेंगे कि आखिर शरीर ये स्कोर क्यों रखता है और सबसे जरूरी बात, इस दर्द से आजादी कैसे पाई जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। जब शरीर रखने लगा हिसाब। अध्याय 1, वो घटना जो बदल गई। परिचय, ट्रॉमा क्या है? हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे शांतिनगर में। यहाँ एक बहुत सम्मानित डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर आनंद। उनके पास एक मरीज आई, नाम था मीरा। मीरा एक होनहार वकील थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो कोर्ट केस जीतने के बावजूद रात को सो नहीं पाती थी। उसे बार बार वही सपना आता, एक अंधेरा कमरा, ताला और सांस फूलना। डॉक्टर आनंद ने उसकी तबीयत के सारे टेस्ट किए। दिल ठीक था, फेफड़े ठीक थे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने मीरा से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे साथ कभी कोई बड़ी घटना हुई? मीरा ने बताया, 2 साल पहले वो एक बड़े हादसे में फंस गई थी। शारीरिक रूप से तो वो ठीक हो गई थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसे तेज आवाज से चौंक जाना, गुस्सा आना और अकेले में डर लगना शुरू हो गया था। डॉक्टर आनंद को समझ आ गया, मीरा का शरीर उस दिन की घटना को भूला नहीं था। ये ट्रॉमा था। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रॉमा सिर्फ बुरी याद नहीं है। जब कोई घटना इतनी भयानक हो कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस न कर पाए, तो वो हमारे शरीर में कैद हो जाती है। हम उस समय को फ्रीज कर देते हैं और तब हमारा शरीर बीते हुए कल में जीने लगता है, चाहे आज का दिन कितना भी सुरक्षित क्यों न हो। अध्याय 2, दिमाग का वो हिस्सा जो सोता नहीं, दिमाग और ट्रॉमा। अब कहानी आगे बढ़ती है। डॉक्टर आनंद मीरा को समझाने लगे कि आखिर हादसे के बाद उसके दिमाग में क्या बदलाव आया था। उन्होंने कहा, मीरा, हमारे दिमाग में एक हिस्सा है, अलार्म सिस्टम। इसे हम एमिगडाला कहते हैं। जब हम खतरे में होते हैं तो ये अलार्म बजाता है। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ, उसके बाद तुम्हारा ये अलार्म खराब हो गया। अब ये तब भी बजने लगता है जब कोई खतरा नहीं होता। डॉक्टर आनंद ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान था। उसके घर में एक बार भूचाल आया। उसके बाद किसान ने देखा कि उसका कुत्ता अब हिलती हुई बस को देखकर भी भागने लगता है। बस के हिलने में कोई खतरा नहीं था, लेकिन कुत्ते का शरीर भूचाल की हिलन को भूल नहीं पाया था। यही हाल मीरा का था। तेज आवाज, भीड़ या कोई अचानक हाथ उठाना, उसका शरीर उसे हादसे की याद दिला देता था। इस अध्याय की सीख ये है कि ट्रॉमा के बाद दिमाग का थिंकिंग पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बंद हो जाता है और सर्वाइवल पार्ट, ब्रेन स्टेम, हावी हो जाता है। तब हम सोच नहीं पाते, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। अध्याय 3, 3 रास्ते, लड़ना, भागना या ठहर जाना। तीसरे अध्याय में डॉक्टर आनंद ने मीरा को एक और गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, मीरा, जब जानवरों पर खतरा आता है तो उनके पास 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, लड़ना, दूसरा, भागना और तीसरा, अगर न लड़ सकें, न भाग सकें, तो फ्रीज हो जाना, यानी मरा हुआ दिखने लगना। तुम्हारे हादसे के वक्त डॉक्टर आनंद ने कहा, तुम फ्रीज हो गई थी। तुम न हिल पाई, न चीख पाई। तुम्हारा शरीर बच गया, लेकिन तुम्हारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाया कि खतरा खत्म हो गया है।
तुम अब भी उसी फ्रीज अवस्था में हो। यही कारण था कि मीरा को अक्सर ऐसा लगता जैसे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हों या वो बोल नहीं पा रही हो। ये कमजोरी नहीं थी, ये उसका तंत्रिका तंत्र था जो अब भी उस पुराने खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था। सीख ये है कि जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमारा शरीर फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में फंस जाता है, और जब तक हम इस मोड से बाहर नहीं आते हम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। अध्याय 4, बचपन की वो बातें, अटैचमेंट और विकास। कहानी में एक नया मोड़ आता है। डॉक्टर आनंद के पास एक और मरीज आता है, राहुल। राहुल बड़ी कंपनी में मैनेजर था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बिखर रही थी। वो किसी के करीब नहीं आ पाता था। जैसे ही कोई उससे प्यार करने लगता वो दूर भाग जाता। डॉक्टर आनंद ने राहुल के बचपन के बारे में पूछा। राहुल की माँ बीमार रहती थी। जब वो रोता था तो कोई उसे उठाने नहीं आता था। उसने बहुत जल्दी सीख लिया था, अपनी जरूरतें मत बताओ, चुप रहो। ये अध्याय हमें बताता है कि बचपन में हमारे माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ जो रिश्ता बनता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को ढाल देता है। अगर बचपन में सुरक्षा नहीं मिली तो बड़े होकर हम दुनिया को खतरनाक समझने लगते हैं। राहुल का शरीर यह मान चुका था कि करीबी रिश्ता दर्द, इसलिए वो बिना सोचे दूर भागता था। सीख, हमारे शुरुआती रिश्ते हमारे शरीर की सेटिंग तय करते हैं। अगर ये सेटिंग गलत हो जाए तो हमें जानबूझकर उसे रीसेट करना सीखना होगा। अध्याय 5, दर्द का साइंस, मस्तिष्क परीक्षण। अब डॉक्टर आनंद ने मीरा और राहुल दोनों को एक नई तकनीक दिखाने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें ब्रेन स्कैन करवाया। स्कैन में हैरान करने वाली बात सामने आई। जब मीरा को हादसे की याद दिलाई गई तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो भाषा और सोच को कंट्रोल करता है, ब्रोका एरिया, पूरी तरह बंद हो गया। यानी जब ट्रॉमा एक्टिव होता है तो हम शब्द खो देते हैं। यही कारण है कि पीड़ित लोग अक्सर कहते हैं, मैं बता तो नहीं सकता, बस महसूस कर सकता हूँ। वहीं राहुल के दिमाग में वो हिस्सा जो खतरे को पहचानता है, एमिगडाला, बाकी लोगों की तुलना में दोगुना एक्टिव था। उसका दिमाग हर चेहरे में खतरा ढूंढ रहा था। ये अध्याय हमें बताता है कि ट्रॉमा कोई काल्पनिक बीमारी नहीं है, ये दिमाग की संरचना को बदल देता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दिमाग बदल सकता है। जैसे नदी अपना रास्ता बदल सकती है, वैसे ही हम नए न्यूरल पाथवे बना सकते हैं। अध्याय 6, दिल की धड़कन और सांस, शरीर को समझना। छठे अध्याय में डॉक्टर आनंद मीरा को एक प्रयोग करने को कहते हैं। वो उसकी हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं। जैसे ही मीरा हादसे की बात करती है, उसकी हार्ट रेट 120 के पार चली जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि मीरा को पता ही नहीं चलता। उसका शरीर तो दौड़ रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग शांत बैठा होता है। डॉक्टर आनंद कहते हैं, मीरा, तुम्हारा शरीर और दिमाग एक साथ काम नहीं कर रहे। तुमने अपने शरीर की आवाज सुनना बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ी सीख है। ट्रॉमा में हम अक्सर अपने शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम कब भूखे हैं, कब थके हैं, कब हमारा जबड़ा भिंच रहा है, कब हमारे कंधे ऊपर चढ़ गए हैं। जब तक हम शरीर को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। ठीक होने की शुरुआत ये जानने से होती है कि मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है। अध्याय 7, पुराने घावों पर मरहम, नई थेरेपी। अब डॉक्टर आनंद ने मीरा और राहुल का इलाज शुरू किया। ये अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इलाज के तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका था EMDR, आई मूवमेंट थेरेपी। डॉक्टर आनंद ने मीरा को हादसे की याद दिलाई और उसकी आंखों को दाएं बाएं घुमाया। मीरा को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वो याद उतनी तेज नहीं रही। असल में आंखों की हरकत दिमाग को उस याद को रिप्रोसेस करने में मदद करती है। दूसरा तरीका था योग और माइंडफुलनेस। डॉक्टर आनंद ने राहुल को सिखाया कि कैसे अपनी सांस पर ध्यान देना है। शुरू में राहुल को बहुत परेशानी हुई। जैसे ही वो शांत बैठता, उसके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि अपने शरीर के साथ रहना, उससे भागना नहीं, यही सबसे बड़ी हिम्मत है। तीसरा तरीका था थिएटर और रोल प्ले। किताब में एक ग्रुप थेरेपी का जिक्र है जहां लोग एक्टिंग करके अपनी कहानी दोबारा लिखते हैं।
राहुल ने एक नाटक में हिस्सा लिया जहां उसने वो सब कहा जो वो बचपन में कभी नहीं कह पाया था। ये उसके लिए रिलीज था। सीख, ट्रॉमा से बाहर आने के लिए बातें करना काफी नहीं है। शरीर को भी इलाज चाहिए, चाहे वो योग हो, नृत्य हो या कोई कला। अध्याय 8, अपनापन और दोस्ती, समुदाय की ताकत। 8वें अध्याय की कहानी हमें एक आश्रम में ले जाती है। डॉक्टर आनंद अपने मरीजों को एक रिट्रीट पर ले गए। यहाँ उन्होंने देखा कि जब मीरा और राहुल जैसे लोग एक साथ आते हैं, जब वो एक दूसरे को बिना जज किए सुनते हैं, तो कमाल होता है। एक शाम मीरा ने अपनी कहानी सुनाई। सुनने के बाद राहुल ने कहा, मीरा, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उसी अंधेरे से गुजरा हूँ। उस रात दोनों को पहली बार ऐसा लगा कि वो अकेले नहीं है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रॉमा अलगाव पैदा करता है, लेकिन ठीक होना कनेक्शन में होता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी दिखाते हैं जो हमें समझता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। शर्म और अकेलापन घुलने लगता है। इंसान की दवा बन सकता है। अध्याय 9, कहानी का अंत और नई शुरुआत। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि मीरा अब वापस कोर्ट में खड़ी है। वो पहले जैसी ही तेज है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं है। राहुल ने शादी कर ली है। उसे अब भी गुस्सा आता है, लेकिन अब वो भागता नहीं, बल्कि अपनी पत्नी से कहता है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, मैं अभी ठीक हूँ। डॉक्टर आनंद अपने कमरे में बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि दवा ने मीरा और राहुल को नहीं बचाया। उन्हें बचाया तो उनके अपने अंदर की ताकत ने, उनके शरीर को सुनने की हिम्मत ने और एक दूसरे का साथ देने वालों ने। किताब का आखिरी संदेश ये है, हमारा शरीर वो सब याद रखता है जो हम भूलना चाहते हैं, लेकिन शरीर ही वो रास्ता भी है जहां से हम आजादी की ओर जा सकते हैं। हम अपनी कहानी के कैदी नहीं हैं, हम अपनी कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों, ये थी उस किताब की कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारा शरीर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा सबसे करीबी दोस्त है। अगर हम उसकी बात सुनना सीख जाए, तो कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी एहसास दिलाया हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, ऐसी ही किताबों की कहानियाँ, ऐसे ही गहरे विषयों को सरल भाषा में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। घंटी का बटन दबा दें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना और अपने शरीर का ख्याल रखें। मैं आपसे अगली कहानी में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।